अब तक तो मुझे लगता है कि आप सब ने नए आईफोन 14 के बारे में सुन ही लिया होगा। बेसिकली आईफोन 13 जैसा ही है और इंटरनल चिप भी सेम है दोनों में। लेकिन एक चीज़ एप्पल ने काफ़ी अच्छी चीज़ करी है कि प्राइसेस सेम रखी है एटलीस्ट अमेरिकन कस्टमर्स के लिए, बजाय कि वहाँ पे तो इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। मगर यही सेम चीज़ यूरोपियन कस्टमर्स के लिए नहीं कही जा सकती, जिन्हें प्राइस हाइक्स देखने को मिली हर जगह। अब आईफोन 14 प्रो मैक्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यूएस में ये फ़ोन $1100 का आता है और दूसरी तरफ यूके में वो फ़ोन 1199 पाउंड्स का आता है और जर्मनी में वही फ़ोन 1439 यूरोस का आता है। और ये जो है वो यूके में $1385 का हो चुका है और आंखों में पानी ला देने वाला $1450 का मिलता है जर्मनी में। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रो सीरीज में ये प्राइस बढ़ी है, जो बाकी सारे स्टैंडर्ड आईफोन मॉडल्स है वो भी 70 पाउंड या फिर 100 यूरो तक बढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि एक आम यूरोपियन को 30% ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे अमेरिकन से एक ही प्रोडक्ट को लेने के लिए। मगर ज़्यादातर लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एप्पल को बहुत ज़्यादा लालच आ चुका है। अगर एप्पल यूएस में प्राइसेस को बढ़ा देता तो मीडिया उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, मगर सिर्फ यूरोप में प्राइस बढ़ाने से वो बैकलैश को काफ़ी कम कर चुके हैं। और ये इस आर्गुमेंट में काफ़ी ज़्यादा सही बातें तो है, क्योंकि एप्पल को प्राइस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है। मगर इसी चीज़ के साथ ही यहाँ पे एक लेजिटिमेट रीज़न है प्राइस बढ़ाने का सिर्फ यूरोप में। और इसको आसान भाषा में आपको बताऊँ तो यूरोपियन करेंसी जो है वो काफ़ी बुरा परफॉर्म कर रही है कंपेरिजन टू यूएस डॉलर के। जो कन्वर्जन रेट है यूरो से डॉलर्स में वो 20 साल के लोज में चल रही है अभी, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। इनफैक्ट जो यूरो है वो कंसिस्टेंटली लूज कर रहा है डोमिनेंस को डॉलर से मिड 2008 से, जहां पे आपको $1.60 मिल जाता था सिर्फ $1 के बदले, लेकिन आज आपको $1 मिलता है $1 से। और एक चीज तो श्योर है कि यही चीज पाउंड के साथ भी कही जा सकती है। जो पाउंड है वो 37 ईयर लो के अगेंस्ट चल रहा है डॉलर में और कंसिस्टेंट डिक्लाइन में है 2007 से। पीक पर तो आपको $2 से भी ज्यादा मिल जाते थे सिंगल पाउंड से, मगर आज आपको सिर्फ $1.15 मिलेंगे सिंगल पाउंड के बदले। और जब आप इन सारे शिफ्ट्स इन करेंसी वैल्यूज को देखोगे तो एप्पल की प्राइस हाइक्स जो है वो हालांकि ये ज़्यादा है लेकिन थोड़ी सेंस भी बनाती है। तो ये चीज़ एक सवाल खड़ा कर देती है, क्यों यूरोपियन करेंसी जो है इतना खराब कर रही है। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो यहाँ पे क्लियरली ये तो नया ट्रेंड नहीं है और ये डाउन ट्रेंड जो है वो एक दशक से भी ज़्यादा से चला आ रहा है और जो है सिचुएशन को और ख़राब करता जा रहा है। तो आखिरकार ये सारी चीज़ें ख़राब क्यों हो रही है? वेल, जो सबसे बड़ा फंडामेंटल इशू है जो कि यूरो को अपने बनने से ही ख़राब करता आ रहा है वो ये है कि वो सिर्फ एक देश को रिप्रेजेंट नहीं करता इनिशियली। हालांकि ये तो बेनिफिट की तरह देखा गया था। यूरो ने प्रॉमिस किया था कि वो यूनिफाई करेगा यूरोजोन कंट्रीज़ को इकोनॉमिकली और ट्रेड बनाएगा उनके आस पड़ोस के देश को आसान पहले से भी कहीं ज़्यादा। और जो ये यूनिफिकेशन है उसने ये भी प्रॉमिस किया था यूरोप को वो एक खुद का स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक फोर्स बनाएंगे यूएस के अगेंस्ट। मगर प्रॉब्लम ये है यूनिफाइड करेंसी की कि ये वर्चुअली इम्पॉसिबल हो जाता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बनाना जो कि अप्रोप्रिएट हो हर मेंबर के लिए। क्योंकि जैसा कि हम अमेरिका के साथ देख सकते हैं, हालांकि उसके अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंसेस तो होते हैं कल्चरली और पॉलिटिकली, मगर वो एक्सट्रीमली होमोजेनस होते हैं इकोनॉमिकली। जब कैलिफोर्निया के बिजनेस सफ़र करते हैं बेयर मार्केट से तो टेक्सास के बिजनेस भी करते हैं, और इसी तरह से जब न्यूयॉर्क के बिजनेसेस बूम करते हैं तो फ्लोरिडा के बिजनेसेस भी बूम करते हैं। तो ये सेंस बनाता है ये सारे स्टेट्स को कि सेम करेंसी यूज़ करे और फेड भी ओवरआर्किंग इकोनॉमिक पॉलिसीज लगाता रहे। मगर ये सेम चीज़ जो है वो मेंबर्स ऑफ द यूरोजोन के लिए नहीं कही जा सकती, और स्पेशली वो मेंबर्स जो पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि पिछले 15 सालों में ये प्राइमरीली स्पेन और ग्रीस है, क्योंकि ग्रीस जो है बेसिकली 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस से खत्म हो चुका है और अगर ईयू उन्हें बेल नहीं दिलाता तो ग्रीस जो है वो डिफॉल्ट कर देता अपने कर्जे पे और डिप्रेशन में चला जाता। और इसके सबसे खराब पार्ट में ग्रीस का बजट डेफिसिट जो था वो इक्विवेलेंट था 12.9% उनकी जीडीपी के लिए, और पर्सपेक्टिव के लिए ये है इक्विवेलेंट होगा यूएस का अगर बजट डेफिसिट होता $2.7 ट्रिलियन पर ईयर। और पहले तो ग्रीस ने इसे अच्छे से खेला और सबको अश्योर कर दिया कि वो अपने कर्ज को 2 साल में चुका देंगे, मगर 4 महीनों बाद ही ग्रीस ने एडमिट किया कि वो किसी भी मोमेंट पे डिफॉल्ट कर सकते हैं। और उसी सेम टाइम के आसपास स्पेन जो है वो भी अपने खुद के इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, और ग्रीस की तरह स्पेन की इकोनॉमी भी खराब हो चुकी थी 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस से, और वो भी डिप्रेशन में जा रहे थे। और एक आउटसाइड ऑब्जर्वर्स के लिए जैसे अमेरिकन थे वो इन कंट्रीज और उनके लोगों के लिए बुरा तो फील करते थे, मगर इकोनॉमिकली बात करें तो इतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं थे। मगर ये सेम चीज़ जो है वो यूरोजोन कंट्रीज के लिए नहीं कही जा सकती जो कि गेम में लगे हुए थे। जो ग्रीस और स्पेन है वो पहले से ही यूरो को नीचे लेके आ रहे थे, मगर अगर ये कंट्रीज कोलैप्स हो जाती तो यार फिर दिक्कत तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली थी। सो इसी वजह से जो अमीर यूरोजोन कंट्रीज थी उनके पास कोई भी चॉइसेस नहीं थी, तो उन्होंने इन फेलिंग इकोनॉमीज को बेल दिलाई और ईयू और आईएमएफ जो थे वो 240 बिलियन यूरोस को
इमरजेंसी फंड जो थी वो ग्रीस को दिया और $100 बिलियन के यूरो रेस्क्यू पैकेज को स्पेन को दिया। और आपको क्या लगता है ये सारा पैसा कहाँ से आया होगा? ऑफ कोर्स ये सारा क्वांटिटेटिव ईजिंग, जो कि देसी भाषा में उसे पैसा छापना कहते हैं। और 2008 से जो यूरो है उसका मनी सप्लाई डबल हो चुका और चीज़ों को और ख़राब करने के लिए जो बेल आउट थे वो इतने इम्पैक्टफुल नहीं है। हाँ, उन्होंने इन कंट्रीज़ को मदद तो करी कि वो डूबे नहीं और डिफ़ॉल्ट ना करें, मगर फंडामेंटली इसने किसी भी चीज़ को बदला नहीं और जो अंडरलाइंग इकोनॉमीज़ है वो ख़राब भी होती चली गई। हालांकि स्पेन और ग्रीस इकोनॉमिक हेल्थ से गुजर रहे हैं, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि यूके और जर्मनी है वो अच्छे से रिकवर कर रहे हैं और वो अंडर एम्प्लॉयमेंट ग्राफ्स को है वो खत्म कर रहे हैं, मगर वो पैसा छापना रोक नहीं सकते क्योंकि कुछ यूरोजोन कंट्रीज जैसे स्पेन और ग्रीस को अभी भी ज़्यादा ज़रूरत है उनकी। और दोनों ही स्पेन और ग्रीस में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 25 से 30% बढ़ जाएगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो। पर्सपेक्टिव के लिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 25% भी क्रॉस नहीं किया था जब ग्रेट डिप्रेशन का सबसे खराब पार्ट आया था। तो ये देश सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, वो फुल फ्लेज इकोनॉमिक डिप्रेशन में जा चुके हैं, जो कि काफ़ी ख़राब दिखता है उनके जीडीपी नंबर्स में। और स्पेन का जीडीपी जो है वो $1.6 ट्रिलियन की पीक से $1.2 ट्रिलियन के नीचे चला गया। इसी तरह से ग्रीस की जीडीपी भी $354 बिलियन के पीक से $192 बिलियन पे चली गई और आज भी ये जो कंट्रीज़ हैं वो अपने पीक जीडीपीज़ पर नहीं पहुंच पाई है। और ये जो है और भी ख़राब कर देता है चीज़ों को जब आप कंसिडर करो कि यूरोप जो है वो रिकॉर्ड इन्फ्लेशन को एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो जीडीपीज़ है वो और भी ज़्यादा ख़राब होंगी। एक और चीज़ जो ये है कि हालांकि मैं मेनली पिक कर रहा हूँ ग्रीस और स्पेन को इस वीडियो में, जो ये लोग हैं वो ही अकेले नहीं है जो इस चीज़ में ख़राब है, हालांकि वो सबसे ख़राब है, लेकिन जो बाकी देश हैं वो भी यूरो को नीचे लेके आ रहे हैं। उसमें आ रहा है सिप्रस, पोर्चुगल, इटली, स्लोवाकिया और फ्रांस भी। और ये जो है इसने ईसीबी को एक एक्सट्रीमली डिफिकल्ट सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया है कि वो लोग आखिर करेंगे क्या। एक तरफ तो उनके पास ऐसे देश है जैसे कि यूके, जर्मनी और डेनमार्क, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी कम जा चुका है हिस्टोरिकल लेवल से भी, और जो ये देश हैं वो इंडिकेट करते हैं कि ये टाइम है चिल आउट करने का और पैसे को छापना बंद करने का और साथ ही साथ क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को शुरू करना। हाउएवर वहीं पे दूसरी तरफ देखा जाए तो आपके पास अपराधी हैं जो कि सबसे खराब स्टेट में आज, और ये जो कंट्रीज हैं वो ये कहते हैं कि आपको पैसे और ज़्यादा प्रिंट करने चाहिए। और ईसीबी जो है वो इन देशों का ही साथ दे रही है क्योंकि वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से हालांकि वो भगवान समान हो जाते हैं स्ट्रगलिंग कंट्रीज़ के लिए तो, लेकिन जो अमीर कंट्रीज़ हैं वो एग्जैक्टली इससे खुश नहीं होते और उनका नाखुश होना सही भी है। जो अमीर देश हैं उन्हें तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है इन सारी लूज इकोनॉमिक पॉलिसीज से, मगर वो बहुत ज़्यादा हार्म हो जाता है उनके साइड इफेक्ट से। और ये जो है उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही चीज़ें दे दी है बजाय इसके जो तो उनको मिल रही है। और यही फीलिंग जो है वो ब्रेक्जिट में इवॉल्व हो जाती है और जून 2016 में ब्रिटेन ने वोट किया था यूरोप को छोड़ने के लिए, और आफ्टर ईयर्स ऑफ नेगोशिएशंस एंड डिस्कशंस ब्रेक्सिट जो है वो 31 जनवरी 2020 को हो गया। और पूरे इंग्लैंड को ऐसा लगा कि उन्हें नई शुरुआत करने को मिल चुकी है और वो किसी भी तरह से ईयू के दबाव में नहीं है, मगर उनको क्या पता था कि जो है वो महामारी आने ही वाली है। स्टार्टिंग ऑफ जो सबसे ऑब्वियस इकोनॉमिक साइड इफेक्ट है पैंडेमिक का हमारे पास है पैसे छापने का। वो लोग जो है वो क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं यूएस को कि वो बहुत ज़्यादा पैसा छापते हैं बजाय इसके कि इतना उनको करना चाहिए, मगर लोग ये भूल जाते हैं कि पूरी दुनिया ही जो है इतना ही पैसा छाप रही है और इससे भी ज़्यादा ही छाप रही है बजाय। और यूके का एग्जांपल ले लेते हैं, उसने 895 बिलियन पाउंड्स को छाप दिया है अभी तक, और जो एक एवरेज कन्वर्जन रेट है पिछले 2 सालों में वो इक्विवेलेंट है $1.14 ट्रिलियन के। अब यूएस ने अपनी मनी सप्लाई को तो बढ़ा लिया है बड़े अमाउंट से जो कि $6.2 ट्रिलियन में आती है। जब अगर आप रिलेटिव टर्म्स से देखो तो अमेरिकन जीडीपी से कंपेयर करने पे जो कि $21 ट्रिलियन की जो अमेरिकन प्रिंटिंग वर्क्स है वो 30% उनकी जीडीपी को प्रिंट करता है, और कंपेयर करें इसके वो इंग्लिश जीडीपी से जो कि $2.7 ट्रिलियन की है, जो इंग्लिश प्रिंटिंग वर्क्स है वो 42% करता है उनकी जीडीपी का। और ईसीबी जो है वो इतना ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है उनकी पैसे छापने से तो, मगर वो बहुत ज़्यादा डील है जब बात आती है इंटरेस्ट रेट्स की। ईसीबी ने लिटरली नेगेटिव इंटरेस्ट रेट को मेंटेन किया था 2022 तक, और वो जो एग्रेसिवली अब हाइक कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स को। लेकिन ये सारी जो है रिलेटिव प्राइसिंग यूके में और लूज इकोनॉमिक पॉलिसीज ईसीबी से जो है उसे कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट होना ही था। वो कन्वर्जन रेट्स हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो ऐसी लड़ाई नहीं है जो कि यूरोप फाइट कर रहा है। वो रशियन सैंक्शन से भी उनको बहुत दिक्कत आई है क्योंकि यूरोप शुरू से ही बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रशिया पे ऑयल और नेचुरल गैस के लिए। अब क्योंकि वेस्ट ने डिसाइड किया है कि वो रशिया से सैंक्शंस हटा लेंगे, यूरोप जो है वो फोर्स हो चुके हैं कि वो नए एनर्जी पार्टनर्स ढूंढे, जो कि बहुत आसान नहीं है। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि पूरी दुनिया को पता है कि यूरोप डेस्परेट है एनर्जी के लिए। इसका मतलब ये है कि सेलर्स प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं, और एग्जैक्टली वही ये लोग कर रहे हैं। गैस प्राइसेस जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में $5 पर गैलन से भी ऊपर जा चुकी है, जो कि अब $6 पर गैलन भी हो चुकी है। और ये स्टोरी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस के साथ भी कही जा सकती है। और इसी बीच रशिया आग में फ्यूल डालने का काम कर रहा है और वो रिटेलिएट कर रहा है
सैंक्शंस के अगेंस्ट, क्योंकि यूरोप जो है उसने अभी भी कट ऑफ नहीं किया पूरी तरह से रशिया को, और वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल पाइपलाइन से लेते हैं रशिया से, जैसे कि नॉर्थ स्ट्रीम 1 से। और ये जो स्पेसिफिक पाइपलाइन है वो 10 जुलाई को 10 दिन के लिए बंद कर दी गई थी रेगुलर मेंटेनेंस के लिए, मगर जब ये पाइपलाइन खुली तो ये सिर्फ 20% कैपेसिटी पे चल रही थी। और रशिया जो है वापस से उसने पाइपलाइन को बंद कर दिया एंड ऑफ अगस्त में, और ये कहा कि लीक हो रखा है इसमें, और ये वापस से रीओपन होना बाकी है 8 सितंबर को। तो मगर सच्चाई में तो ऐसा लग रहा है कि रशिया जानबूझ के इस ऑयल फ्लो को कम कर रहा है ताकि एनर्जी प्राइसेस को हाइक कर सके यूरोप में। और जो यूरोपियंस हैं, क्योंकि उन्हें फोर्स करना पड़ेगा ज़्यादा पैसे देना है एनर्जी में, नेचुरली जो है वो डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग को बढ़ा देंगे। और गिवन दैट कि सेंट्रल बैंक जो है वो भी पीछे हट रहे हैं इस चीज़ से, इसी की वजह से परफेक्ट स्टॉर्म हो जाएगा एक इकोनॉमिक डिजास्टर का। और दिन के आखिर में यूरो क्रिएट तो किया गया था अच्छे इंटेंशंस के साथ, और इसने एम किया था कि यूनिफाई कर देंगे यूरोप को इकोनॉमिकली और एक ग्लोबल पावर हाउस बनाएंगे। मगर जो मेजर शॉर्टफॉल है इस सिस्टम का कि इसमें वेस्ट इनइक्वालिटी है मेंबर कंट्रीज़ के बीच में, और इसी की वजह से जो है वो अमीर कंट्री जो है कॉन्स्टेंटली गिरती हुई कंपनीज को बचा रहे हैं, जो कि किसी भी तरह से मददगार नहीं है दोनों में से किसी एक के लिए। और यूके ने तो डिसाइड कर लिया है कि वो इस इशू को अपने खुद के हाथों में लेंगे और पहला ऐसा देश बने जिन्होंने ईयू को छोड़ा। मगर ये इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा, क्योंकि पैंडेमिक साथ साथ रशियन सैंक्शंस ने इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत में डाल दिया यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, और जो ज़्यादातर है उनमें से फाइट कर रहे हैं एक रिसेशन लाके जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को कम कर सके। और इसको यूएस से कंपेयर करें तो यूएस काफ़ी अच्छा कर रहा है, वो लोग अहेड ऑफ द कर्व है जब बात आती है इकोनॉमिक टाइटनिंग की। और जो रिसेशन है इतना बुरा भी नहीं है उनके लिए, एटलीस्ट अभी के लिए। तो इस वजह से जो नेचुरली यूएस डॉलर है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है यूरोपियन करेंसीज को, और इसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी तरह जल्दी तो खत्म नहीं होने वाला। तो यूरोप को है नई आईफोन की प्राइस हाइक्स को समझना होगा और झेलना होगा, और शायद वो परमानेंट है, मगर ये चीज़ सिर्फ मैं सोचता हूँ। आप लोगों को यूरोपियन आईफोन प्राइसेस के बारे में क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप उम्मीद करते हो कि यूरोप जो है चीज़ों को वापस सही कर सके। साथ साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।